हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक हमारी वॉइस पे है। वॉइस हिंदी में कहते हैं इसको वाच्य। वाच्य यह संस्कृत के शब्द वाच से मिल बना है। संस्कृत का एक शब्द है वाच। वाच का मतलब होता है कहना, बोलना, कहना या बोलना। तो जो बातें हम कहते या बोलते हैं उसको हम संस्कृत में वाच कहते हैं और इंग्लिश में उसको वाच्य कहा जाता है। अब ये जो वाच्य है यह दो प्रकार से होता है। वॉइस दो प्रकार से, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम बोलते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य इस तरीके से यदि हम देखें तो वॉइस हमारे दो कैटेगरी में हुए, एक्टिव और पैसिव। अब ये क्या है हम इनको भी देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य या कर्ता जिनमें प्रधान होता है ना, जिनमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है ना। The statements that are based on mainly subject known as active voice, जैसे I read a book. In the given statement, the total statement is based on the subject I, and I is the part of this statement that governs the whole sentence. तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई वाक्य किसी सब्जेक्ट को प्रधान बना करके लिखा जाता है या उसकी संरचना की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को अगर एनालिसिस करें, इसको हम बांटें तो हम पाएंगे कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो एक्टिव वॉइस की जो संरचना होती है वो SVO ऑर्डर, ये है इसका ऑर्डर, क्रम, है ना। तो एक्टिव वॉइस की जो संरचना होती है वो SVO ऑर्डर में होती है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस चेंज करना हो तब क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस ऐसे वॉइस, ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे कथन, ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट बाद में या बीच में होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस इनको हम अभी मैंने बताया यहाँ कर्मवाच्य। कर्मवाच्य मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, जिसमें किसको प्रधानता दी जाए? ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, प्रधानता दी जाए। It means the statements that are based on object, the statements that are based on objects are called passive voice. जैसे a book is read by me,
ये हो गया आपका एक्टिव और ये इसी का हो जाएगा पैसिव। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है। यहां पर ये सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। केस इसका सब्जेक्टिव बना दिया जाता है बट है ये में ऑब्जेक्ट। और यहां पर देखिए ये हमारा वर्ब, ये क्या है, वर्ब। और ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन और इसके बाद ये सब्जेक्ट है जो कि ये है सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ का जो ऑर्डर होता है वो OVS का ऑर्डर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो और पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता। अब हमको देखना है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते कैसे, है ना। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो आपको ये ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखना होगा कि एक्टिव वॉइस का ऑर्डर हमारा होता है SVO, इट मीन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं ऑलरेडी कि वर्ब दो टाइप के हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो उन्हीं को अब जैसा भी हो, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया गया और मेन वर्ब भी यूज किया गया। तो SVO का ऑर्डर होता है किसका, एक्टिव वॉइस का। और OVS का ऑर्डर होता है किसका, पैसिव वॉइस का। इस बात को आपको बराबर अपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको निश्चित रूप से टेंस और टेंस की सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया ये आपको निश्चित रूप से ध्यान में होनी चाहिए। यदि आपको टेंस क्लियर नहीं है तो आप वॉइस को चेंज करते समय गलत कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम असर्टिव और इंटेरोगेटिव इन दो को देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रमुख रूप से टेंस बेस्ड है। कैसे हैं ये, टेंस बेस्ड है ना। तो टेंस बेस्ड है, इस कारण से हम सबसे पहले इनको देखते हैं। अब आप जानते हैं टेंस तीन प्रकार के, कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये भी आप जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर जो एक्टिव से पैसिव हम जब बना रहे होते हैं तो उस दौरान जो टेंस कार्य करते हैं या जिस टेंस के अंतर्गत हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं वो प्रमुख रूप से हैं, कौन कौन। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पीवी बनता नहीं। तो इस तरीके से उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पीवी नहीं बनता है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8
कुल मिलाकर के 8 टेंसों का अध्ययन, 8 टेंसेस का अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत, एक्टिव से पैसिव बनाने के दौरान। अब किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था, यह भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमको यह नहीं पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है और इसके साथ हम मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था का प्रयोग करते हैं, तो क्लियर नहीं हो पाएगा। इस कारण से हमको एक चार्ट ऐसा फॉर्म कर लेना चाहिए जिसमें इसकी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था का हम प्रयोग कर रहे हैं वो जान लेना आवश्यक है। चूंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब और सेकंड है मेन वर्ब, फॉर्म और थर्ड है ऑब्जेक्ट चेंजिंग। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये प्रायः निर्जीव हैं, कैसे निर्जीव हैं, और इसे हम क्या लगा करके ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना, इसे ऑब्टेन करने के लिए हम क्या लगा देते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये सजीव है और इसे हम किसे लगा करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये ऑब्टेन करने की ट्रिक है कि अगर क्या आप यूज़ कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है और किसे यूज़ कर देते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज हो सकता है स्टेटमेंट में। अब यहाँ पर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म्स, तो सिंगल चार्ट के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। सिंगल चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इतने की समझ में आ भी जाए। देखिए पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इन दी फर्स्ट एस और ईएस ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। महत्वपूर्ण बात है, इफ यदि किसी स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको पीवी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। अब ये हो गया एक्टिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं तो पैसिव इसका है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एन बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ मैंने बाई आपको लिख करके बता दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट में बाई ही प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनसे पहले बाई का प्रयोग नहीं करते बल्कि टू या फार का भी प्रयोग करते हैं। तो कभी भी ऐसा मत समझिए कि नहीं हर एक स्टेटमेंट में प्रीपोजिशन बाई का ही प्रयोग सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यूज करते हैं। इसके एक्सेप्शंस भी हैं। तो जैसे कि यहाँ देखते हैं हम एग्जाम्पल, शी रीड्स ए बुक। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है ए बुक इज रेड बाई, और जैसा कि आप जानते हैं इसी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो ये क्या हो जाएगा बाई। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर दिए, ये ए भी हो गया हमारा और ये पी भी हो गया। ये बात हो गई किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। ऐसे ही निगेटिव के लिए, अगर निगेटिव होगा तो उसमें नॉट का यूज कर देंगे, यूज नॉट एट बिफोर हेल्पिंग, बिफोर मेन वर्ब with helping verb do और does। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है और उसके सामने नॉट का यूज करते हैं। एक्सेप्शन है, अगर नेवर आ जाए, ये एक्सेप्शन है कि यदि नेवर आ जाता है तो वहाँ पर हम एम जो है एम बी के अंत में एस या ई एस लगा देते हैं। तो ये एक्सेप्शन या कह लीजिए स्पेशल रूल है। एक्सेप्शन क्या है, स्पेशल रूल है, इसको हम स्पेशल रूल मान लेते हैं, है ना, ये स्पेशल रूल है। तो इस तरीके से अगर हम नॉट का यूज करके देखते हैं तो वो भी हमको देखने को मिलता है। कैसे देख लेते हैं, मीरा does not sing a song। मीरा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो यहां पर देखा जाए तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो गया और ये मेन वर्ब हो गया और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब हमको इसको कन्वर्ट करना होगा तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ऑर्डर हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्डर के बारे में हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, क्या, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। और ए सॉन्ग चूंकि जो है वो सिंगुलर नंबर है इसलिए हम इसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। ए सॉन्ग इज नॉट, यहाँ पर सिंग का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा संग। ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय मीरा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इसका पैसिव वॉइस है जिसमें कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, नॉट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि पीवी में एमवी का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, यूज्ड ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई और लास्ट में सब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से एक्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्ट कैसे पैसिव बनाना, ये आपको समझ में आ गया। दरअसल अभी हम असर्टिव पे चर्चा कर लेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी हालांकि कुछ नहीं है, उसी के साथ में भी साथ में ले चलते हैं।